चलिए आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। पिछले लाइव सेशन में हमने बिलियन की बात करी थी। एक बार पिछले लाइव सेशन की कुछ बात वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो बिलियन की बात करी थी, बिलियन जो होता है वह बिलियन हमने एक प्रयोग के द्वारा समझा था कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो दूसरे पदार्थ के अंदर समाहित होंगे, लेकिन जब पूर्णतया समाहित हो जाएंगे और इसको हम भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग नहीं कर पाएंगे, वो आपके विलयन है। भौतिक क्रियाओं में छनन की क्रिया है या विच्छेदन की क्रिया है, अपकेंद्रण की क्रिया है, इनके द्वारा हम उनको अलग नहीं कर पाएंगे तो वो आपके विलयन रहेगा। विलयन कहो चाहे निलंबन कहो चाहे कोलाइड, तीन प्रकार के भाग थे गोल के। विलयन के अंदर दो चीजें महत्वपूर्ण बताई थी। पहली चीज बताई थी वो थी आपके विलायक, और दूसरी चीज बताई थी विलय। विलायक और विलय, जो घोलने वाला है वो विलायक कहलाता है और जो घुलने वाला है वो आपके क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। विलायक हमेशा अधिक मात्रा में रहेगा और विलय हमेशा कम मात्रा में रहेगा। तो मैंने आपको बहुत सारे इसके उदाहरण भी बताए थे कि विलायक कौन है और विलय कौन है। जैसे नींबू का शरबत हम जब बनाते हैं तो नींबू के शरबत में विलायक कौन होता है, तो विलायक होता है हमारे जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है, और जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक। इसका मतलब आपके जल की मात्रा उसमें क्या हो जाएगी, अधिक होगी, तो वो आपके क्या होगा, विलायक होगा। इसी प्रकार आपने जो नींबू का रस डाला, आपने जो शक्कर डाली, आपने जो नमक डाला, ये सभी आपके विलय पदार्थ है, क्योंकि यह मात्रात्मक रूप से जल से कम रहता है। तो ये जो आपके है वो विलयन के अंतर्गत होगा। क्यों? क्योंकि जल के अंदर नींबू का रस है, शक्कर है, नमक है, पूर्णतया घुल जाती है, और अगर हम चाहें तो भी उसको छनन प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो इस परिस्थिति के अंदर विलयन है वो हमारा रेडी होता है। आज हम पढ़ते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक है विलयन की सांद्रता। सांद्रता शब्द आपने बार सुना होगा, और हम सबको पता है कि विलयन में दो पदार्थ ही डालते हैं, विशेष रूप से विलायक प्लस विलय। विलायक और विलय पदार्थ जब दोनों मिलेंगे तब जाकर आपके किसका निर्माण होगा, विलयन का निर्माण होगा। ये जो विलयन बनना है, इस विलयन की सांद्रता किस प्रकार से निश्चित होगी, तो तीन शब्द आते हैं। पहला शब्द है जिसको बोलते हैं तनु, दूसरा शब्द है जिसको बोलते हैं सांद्र, और तीसरा शब्द है जिसको बोलते हैं संतृप्त। तनु और सांद्र ये दोनों एक दूसरे के अंदर तुलनात्मक शब्द हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत शब्द है। तनु का सांद्र होता है, सांद्र का तनु होता है, विलोमार्थी शब्द है, तुलनात्मक शब्द है। इनके अंदर क्या होता है, तो जरा यहाँ ध्यान देंगे। तनु, हम कहते हैं कि यह विलयन तो तनु विलयन है, हम कहते हैं कि यह विलयन तो आपके सांद्र विलयन है। तो ऐसा विलयन जिसमें जल अधिक है, यानी कि विलायक की मात्रा अधिक है, वो आपके क्या कहलाएगा, तनु कहलाएगा। और ऐसा भाग जिसमें जल की मात्रा कम है, यानी कि जो आप पदार्थ मिला रहे हो उस पदार्थ के मिलाने की स्थिति में जल तो कम है लेकिन विलय पदार्थ अधिक है, तो ऐसा भाग आपके सांद्र कहलाएगा। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे, 10वीं में भी जाओगे, तब आपको वहां पर तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु क्षारक, सांद्र क्षारक, इस प्रकार के शब्द सुनने को मिलेंगे। तो तनु अम्ल, सांद्र अम्ल का मतलब क्या? तनु अम्ल का मतलब यह है
कि ऐसा अम्ल है जिसके अंदर किसकी मात्रा अधिक है, जल की मात्रा अधिक है। उसी प्रकार अगर आपको क्या सांद्र की बात करें तो सांद्र अम्ल में ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक है न कि जल की मात्रा अधिक है। तो दोनों ही शब्द एक दूसरे के तुलनात्मक शब्द हैं। संतृप्त, संतृप्त शब्द है, ये भी विलायक और विलेय से संबंधित ही भाग है जो संतृप्त कहलाता है। इसमें भी वही बात है, विलायक और विलेय जब आपस में जुड़कर किसी एक की मात्रा इतनी प्रभावशील और ज्यादा हो जाती है कि उस विलयन के अंदर समाहित नहीं हो पाती, तो वह विलयन के अंदर संतृप्तता को उत्पन्न करती है। तो जरा एक छोटा सा प्रयोग देखते हैं क्या होता है उसमें। एक आपने बीकर लिया, दो समूहों के अंदर कक्षा के छात्रों को बांटा और दो बीकर लिए। एक बीकर में आपने जल, दूसरे बीकर में भी जल भरा। एक बीकर में आपने शक्कर और नमक डालने को कहा, एक बीकर में आपने बेरियम क्लोराइड को डालने को कहा। शक्कर और नमक आपने डालते गए डालते गए डालते गए और उसको हिलाते गए। उसी प्रकार बेरियम क्लोराइड भी डालते गए उसको हिलाते गए। जैसे जैसे हिलाओगे शक्कर और नमक उस जल के अंदर विलीन होना शुरू हो जाएंगे, बेरियम क्लोराइड भी जल के अंदर विलीन होना शुरू हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि पानी के अंदर शक्कर और नमक है वो घुलते घुलते स्थिति ऐसी दिखाई देगी कि अब शक्कर और नमक हमको दिखाई दे रहे हैं, बेरियम क्लोराइड दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि पानी के जो रिक्त स्थान के कण थे, यानी कि कणों के मध्य जो रिक्त स्थान था, वह रिक्त स्थान आपके शक्कर और नमक के द्वारा पूर्णतया क्या हो गया, भर गया। अब भरने के बाद भी आप उसके अंदर डाले जा रहे हो तो उनको जगह नहीं मिलेगी, तो वो आपको खुले तौर पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अब इसको आप किसी गैस बर्नर पर रख के कुछ तापमान दीजिए। जितना तापमान सामान्य स्थिति मिल रहा था उससे उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिक दीजिए। जैसे मान लो सामान्य परिस्थिति में उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिल रहा था, उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आप प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद आप देखिए क्या होता है। तो जैसे जैसे तापमान दोगे वैसे वैसे तापमान देने पर इसके कण गति प्रसार करेंगे। हम सबको पता है, पहले अध्याय में हमने पढ़ा भी है कि जब गतिज ऊर्जा कणों को मिलती है वो तापमान के प्रभाव के कारण मिलती है, और वह तापमान का प्रभाव जब होता है तो गतिज ऊर्जा के कारण कण है अपना जगह छोड़ते हैं। तो जैसे ही आप इसको 10 डिग्री तापमान ज्यादा दोगे यह वापस हल्के हल्के भाग में ये घुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें तापमान का भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहेगा और शक्कर और नमक जो विलेय के पदार्थ हैं वह घुलना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक में विलेय पदार्थ की जो क्षमता है वह क्षमता अधिक हो जाती है और विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है, या घुलना एक प्रकार से घुलने की क्षमता खत्म हो जाती है, उस प्रकार के विलयन को आपके संतृप्त विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि विलेय पदार्थ विलायक में उतना ही घुलेगा जितना विलायक के कणों के मध्य रिक्त स्थान होगा, और उससे अतिरिक्त होगा तब वह आपके संतृप्त विलयन की स्थिति को निर्धारित करना प्रारंभ कर देगा। ध्यान रहे यहां पर पदार्थ के अंदर घुलनशीलता काम आती है। जब तक पदार्थ में विलायक और विलेय दोनों मिल रहे हैं तो विलायक और विलेय मिलने की स्थिति में घुलनशीलता नहीं है, तब तक आपको न तो संतृप्त विलयन प्राप्त होगा और न ही असंतृप्त विलयन प्राप्त होगा। यानी कि जो भी आप विलयन के अंदर डाल रहे हो, जो भी आप विलयन के अंदर डाल रहे हो उस विलयन के अंदर डालने के पश्चात उस पदार्थ की एक मात्रा होती है। उस पदार्थ की मात्रा एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ के, एक निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ के घुलनशीलता की क्षमता के तहत विलयन में विलायक के अंदर
विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे कौन सा विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन कहा जाता है। यानी कि स्थिति ऐसी आएगी, आप विलायक में विलेय पदार्थ घोलते जाओगे, तो उस परिस्थिति के अंदर विलयन के अंदर एक स्थिति ऐसी आएगी जो विलेय पदार्थ पूरा घुलना बंद हो जाएगा, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो उस प्रकार के प्रभाव को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ पर घुलनशीलता की बात हो रही है। ये घुलनशीलता जो है, ये घुलनशीलता क्या है? तो संतृप्त विलयन में विलेय पदार्थ के घुलने की क्षमता, जो भी संतृप्त विलयन बनेगा और विलेय पदार्थ जितना हम उस विलायक के अंदर मिला रहे हैं, तो विलेय पदार्थ विलायक के अंदर मिलाने पर जो घुलने की जो क्षमता है, वह घुलने की जो क्षमता वो आपके उस विलयन की घुलनशीलता कहलाती है। क्योंकि विलेय पदार्थ जब उस विलयन के विलायक के अंदर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा, तो उसके कणों के रिक्त स्थानों के मध्य जाकर उपस्थित हो जाएगा। तो ये तो था आपके संतृप्त विलयन। आगे बढ़ते हैं असंतृप्त विलयन। बस संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन एक दूसरे का उल्टा है। एक निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ के घुलनशीलता की क्षमता के तहत विलयन में विलायक के अंदर विलेय पदार्थ जहां घुलना बंद हो जाता है, वहां पर विलेय पदार्थ की मात्रा जो है, जो विलेय पदार्थ की मात्रा है, यानी कि जो हम विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, वह विलेय पदार्थ की मात्रा सांद्रता स्तर से, यानी कि घुलना प्रारंभ ही रहता है। सामान्य रूप में तो क्या कहें, प्रारंभ ही रहता है। यानी कि आप इतना प्रभाग नहीं मिला रहे हो कि जितना उस विलायक के अंदर उसकी क्षमता के अनुरूप काम न करे। आप उतना ही प्रभाग मिला रहे हो जो उसकी क्षमता के अनुरूप काम करेगा। तो उस परिस्थिति के अंदर बनने वाला विलयन जो है, वो आपके कौन सा विलयन कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। यानी कि आपका जो विलयन है वो, आपका जो विलयन है वह घुलनशीलता की दर को समाप्त नहीं करता, उसके अंदर घुलता रहता है। और सांद्रता स्तर से उस घुलनशीलता की जो माप होती है वो कम होती है, और कम होने के कारण आपका जो विलयन रहेगा वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो सांद्रता जो है, ये ध्यान रखना, सांद्रता हमेशा ध्यान रखना तनु और सांद्र के रूप में निर्धारित की जाती है। और तनु और सांद्र के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो पदार्थ जिसमें जल की मात्रा अधिक है वो आपके तनुता के रूप में रहेगा, और जो पदार्थ जिसमें जल की मात्रा कम है वो आपके सांद्रता के रूप में मापा जाएगा। तो हमेशा आपको सांद्र और तनु में इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पर जल की अधिकता है वो तनु है, और जहां पर जल की कमी है वो सांद्र विलयन के तौर पर काम आती है। तो विलयन की जो सांद्रता है वो तीन प्रभागों में, हम तीन विधियों के द्वारा इस विलयन की सांद्रता है वो ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि आपको ज्ञात करनी है तो विलयन की सांद्रता उसके द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर, विलयन के आयतन के आधार पर, और विलयन के अपने आयतन प्रतिशत के आधार पर आप आसानी से उसको ज्ञात कर सकते हो। जरा एक दो सूत्र मैं लिख देता हूं, वो जरा ध्यान दे दीजिए उसके ऊपर। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की तीन विधियां हैं, इसके द्वारा विलयन की सांद्रता है वो आपके ज्ञात होती है। पहला है द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, इसके आधार पे आप विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। ये सांद्रता ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो पहला स्थिति आपके पास होनी चाहिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। मैं आपको द्रव्यमान आगे बता चुका हूं, और विलेय पदार्थ के बारे में भी आपको बता चुका हूं। बता विलयन का द्रव्यमान, यानी कि हमारे पास जो टोटल द्रव्यमान है, यानी कि आपके पास जो विलयन और विलायक मिला हुआ है, विलायक और विलेय मिला हुआ है, उसका जो द्रव्यमान है वो विलयन का द्रव्यमान कहलाएगा। और विलेय पदार्थ यानी कि जो आपने जिस पदार्थ को उसके अंदर घोला है उसका द्रव्यमान, इन दोनों का द्रव्यमान हम
एक दूसरे के अंदर डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे, तब आपके इसके अंदर प्रतिशत रूप में आपके पास निकल के आ जाएगा, वो होगी विलयन की सांद्रता। इस प्रकार से तो निकाल सकते हैं। एक है विलयन की जो आयतन की जो प्रतिशत होता है, द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत के आधार पर देखते हैं। तो आयतन की स्थिति में क्या है, वही विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ वही पदार्थ होता है जो विलायक में घुलता है। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब ध्यान रहे, द्रव्यमान और आयतन में फर्क है। मैंने आपको बताया हुआ है, द्रव्यमान का मतलब होता है उस पदार्थ के अंदर मौजूद उस द्रव्यमान, उस पदार्थ के कणों का एक वेटेज, वो तो होता है आपके द्रव्यमान। तो यहाँ पर तो पहले भाग में तो यही है कि विलय पदार्थ का द्रव्यमान, जो घोल रहे हैं उसका द्रव्यमान, और विलयन यानी विलायक और विलय को मिलाकर जो विलयन का द्रव्यमान बनता है, उनका डिवाइडेशन करेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएंगे विलयन की सांद्रता के। उसी प्रकार आयतन के आधार पर क्या होगा, तो ये आपके आयतन के आधार पे है। आयतन के आधार पे देखेंगे तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, यानी कि जो घोल रहे हैं उस पदार्थ का द्रव्यमान और उस पूरे विलयन का आयतन कितना, आयतन का मतलब वो स्थान कितना घेर रहा है, और स्थान घेरने की स्थिति के आधार पर उसका कितने पदार्थ को अपने अंदर समाहित रख रहा है, ये उसकी पूरी प्रक्रिया विलयन का आयतन है। वो निकाल कर इसको भी 100 से जब आप गुणा करोगे तब जाकर आपके सांद्रता है वो प्रतिशत में निकल कर आपके सामने आ जाएगी। और तीसरा प्रभाग है वो है विलयन के अंतर्गत आयतन की स्थिति के आधार पर, यानी कि विलयन के पूरा जो विलयन है उस विलयन के आयतन के प्रतिशत आधार पर भी विलयन की सांद्रता निकल सकती है। क्या होगा इसमें, तो इसमें होगा विलय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन, विलय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100 परसेंटेज में निकल कर आ जाएंगे। आयतन की बात वही है, वो आपको मैंने बता दी कि आयतन का मतलब यही है कि वह पदार्थ कितना स्थान घेर रहा है। तो विलय पदार्थ जो घोलने वाला है वो उस विलायक में कितना स्थान घेर रहा है, और विलयन पूरा कितना स्थान घेर रहा है, इन दोनों का जब हम डिवाइडेशन करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज के रूप में ही हमारे पास विलयन की सांद्रता है वो निकल कर आ जाएगी। तो विलयन की सांद्रता इन 3 विधियों के द्वारा आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जो आपके किताब में न्यूमेरिकल सवाल है उसमें इसी प्रकार के सवाल जो दिए हुए हैं वो है, तो हम इस पाठ को पूरा होने के बाद एक दो सवाल हल जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ का अगला गुण, पहला हमने विलयन बनाया था और दूसरा भाग भी विलयन था। अब तीसरा जो भाग है वो विलयन का ही एक भाग है, लेकिन उसको बोलते हैं निलंबन। निलंबन शब्द का अर्थ हम सबको पता है, आपने पढ़ा होगा कि उसको उस व्यक्ति को तो निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। निलंबित का मतलब होता है अलग होना, उसको हटाना, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ घुलता नहीं है और माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। निलंबित का मतलब अलग रहते हैं, माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, उसको निलंबन कहते हैं। जैसे उदाहरण भी मैं आपको पिछले लाइव सेशन में बता चुका हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर रेत प्लस जल का मिश्रण, अगर आप
रेत और जल का मिश्रण बनाओगे, तो रेत और जल के मिश्रण को एक बार जब आप घोलोगे तो घोलने की स्थिति में आपको एक बार तो वो जरूर ऐसा नजर आएगा कि वो घुल रहा है, लेकिन रेत और जल के मिश्रण को कुछ समय शांत छोड़ देंगे तो रेत आपके उस मिश्रण के तली में जाकर, यानी कि उस बर्तन के पेंदे में जाकर बैठ जाएगी और एक अलग रूप में आपको दिखाई देगी, निलंबित अवस्था में दिखाई देगी। यानी कि जो विलेय पदार्थ है रेत, उस जल के अंदर हमने डाला, घुला नहीं और समष्टि में हमको निलंबित रूप में दिखाई दे रहा है, निलंबन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ध्यान रहे, निलंबन की स्थिति ऐसी होती है जो निलंबन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार आटा प्लस जल का मिश्रण, आटा और जल का मिश्रण भी इसी प्रकार का होता है। अब आप कहोगे कि आटा तो हम जल के अंदर डाल के गूंथते हैं, आटा जल के अंदर डालकर गूंथते हैं, तो उस प्रकार की स्थिति में आप अधिक रूप में विलेय पदार्थ डालते रहोगे तो ये आटा भी नहीं घुलेगा और कुछ समय बाद छोड़ने पर ये भी आपके तली के अंदर आकर बैठ जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति में निलंबन आपको दिखाई देता है। एक और आपको उदाहरण दे देता हूं, पत्थर प्लस जल का मिश्रण, पत्थर प्लस जल का मिश्रण। आप कंकड़ पत्थर ले लीजिए, जल के अंदर डाल दीजिए और जल के अंदर डालने के बाद उसको घोलिए, तो कंकड़ पत्थर आपका विलेय पदार्थ है। आप उसको कितना भी घोलने की कोशिश करोगे लेकिन आपको घुलता नजर नहीं आएगा और कुछ समय आप उसको छोड़ दोगे तब आपको वह पत्थर है क्लियर रूप में निलंबित अवस्था में तली के अंदर बैठे हुए नजर आएंगे, उसको निलंबन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पदार्थ नीचे बैठे, विलयन के अंदर उसके पदार्थ है वो पूरे खुलते हुए भी नजर आएंगे। जैसे आटा है तो आटा आपको पूरा बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, इस पूरे जल के अंदर घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन होगा निलंबित। आपको ये पता चलेगा कि इसमें आटा अलग है और जल अलग है। तो उस प्रकार की प्रक्रिया को आप निलंबन कह सकते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। और विषमांगी मिश्रण में बता चुका हूं, जिसकी बनावट एक समान नहीं होती है वह आपके विषमांगी मिश्रण होता है। और इसके जो कण है वो हम आंखों से देख सकते हैं, यानी कि आप इसमें इसके कण है वो विलयन की स्थिति के आधार पर देखें तो उसके कण तो सूक्ष्म से जो दिखाई नहीं देते थे, लेकिन इसके कण आंखों से आसानी से देखे जा सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं निलंबन के गुण धर्म। निलंबन के कौन कौन से गुण धर्म होते हैं? पहला ही आपको गुण अभी मैंने बताया है कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी का मतलब है विलायक और विलेय दोनों एक दूसरे के अंदर पूर्णतः समाहित नहीं होते हैं। तो यह एक आपके क्या है? विषमांगी मिश्रण है। दूसरा है इसके कणों को आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि इसके कणों को हम आंखों से आसानी से देख सकते हैं। आसानी से हम उनके कणों को हम यह महसूस कर सकते हैं कि ये कण इसके अंदर मिले हुए, यानी कि दिखाई दे सकता है। तो आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हो कि यह निलंबन के अंतर्गत विलेय पदार्थ ये घुलाया हुआ है। उसके अलावा जो निलंबित कण है, निलंबित कण प्रकाश किरण को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। प्रकाश दृष्टिगोचर होता है, यानी कि ये विलयन के कणों को फैला देते हैं और कणों के मध्य से ही प्रकाश की किरण आगे निकलती है। जैसे मान लीजिए गिलास में आपने
रेत का मिश्रण डाला है और आपने इसके ऊपर टॉर्च से प्रकाश डाला है, तो इसके कणों के मध्य जितना भी रिक्त स्थान होगा उनसे प्रकाश है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रकाश है वो उसके अंदर से निकलना शुरू होने का कारण ही ये है कि इसके कण है वो पूरे बिखरे हुए हैं और बिखरी अवस्था में वह प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग है वह दृष्टिगोचर होता है, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता दिखाई देता है। अगला है चौथा भाग, चौथा गुण है इसका, वो है कि इसको जब शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। यानी कि इसको शांत छोड़ देने पर, इसको शांत छोड़ देने पर इसके कण निलंबित अवस्था में, इसके कण निलंबित अवस्था में नीचे बैठ जाते हैं और छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। अतः जो निलंबन होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। जहां पर विलयन स्थायी था, क्योंकि विलयन को छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो निलंबन है उसको छानने की प्रक्रिया द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। तो निलंबन आपके अस्थायी है, यानी कि पदार्थ को आप पुनः भौतिक क्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो ये थे आपके निलंबन के गुण धर्म। ये निलंबन के गुण धर्मों के आधार पर हम अब पदार्थ की प्रकृति में उस विलयन की पहचान कर सकते हैं जिसमें दो पदार्थ आपस में एक दूसरे के द्वारा समाहित नहीं होते, और समाहित न होने की स्थिति में यह पूरी प्रक्रिया जो है, ये पूरी प्रक्रिया आपको कंप्लीटली रूप से हमारे आंखों के सामने दिखाई देगी, तो आप उसकी पहचान कर सकते हो कि यह निलंबित अवस्था के अंदर रहेगा। तो आज का जो सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगला जो विलयन है आपके कोलाइडल विलयन, वो हम अगले लाइव सेशन के अंदर पढ़ेंगे। अगर इससे संबंधित किसी को कोई पूछना हो तो अभी आप जरूर पूछ सकते हैं।